बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास। चलिए, आज मैं आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। नया टॉपिक क्या, वही पिछला वाला टॉपिक ही चल रहा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण मैग्नेटिक क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडीशन पे निकाल दी थी, डाइपोल के एक्सिस पर, अर्थात डाइपोल के अच्छी स्थिति पर मैंने फार्मूला निकाल दिया था। अब मुझे क्या करना है, डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर, अर्थात डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पर अगर हम निकालना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसे निकालते हैं। बहुत इंटरेस्टेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए फार्मूला बनाएंगे, वो फिगर बनाएंगे और फिगर बना के डेरिवेशन करेंगे। इसका फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कायदे से देखना है, क्योंकि इज द वेक्टर क्वांटिटीज, ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, उसका डायरेक्शन बहुत क्लियर होना चाहिए। तो चलिए मैं एक डाइपोल बनाता हूं। डाइपोल, ये मैंने डाइपोल बना दिया। ओके, डाइपोल का नाम दे दिया ए बी। इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है मैंने बताया था, 12 मानते हैं अपनी सुविधा के लिए, ताकि मिडिल पॉइंट से आधी आधी हो जाए। और इसका मध्य बिंदु कहाँ है, ये मान लेते हैं ओ है इसका मिडिल पॉइंट। यहाँ से लेंथ कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। डाइपोल है इसलिए माइनस क्यू यहाँ लेंगे, प्लस क्यू यहाँ लेंगे। ओके, अच्छा, ऐसा कोई रजिस्ट्री नहीं है, आप माइनस क्यू इधर ले सकते हैं, इधर, मतलब डाइपोल बनाते समय एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। अच्छा, कोई बात नहीं। अब हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर लाइन पे लेना है कोई पॉइंट, इक्वेटोरियल पोजीशन पे लेना है, जिसको बोलते हैं निरक्षीय रेखा। हेडिंग क्या पड़ेगी, निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग पड़ेगी निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति बोलते हैं, अनुप्रस्थ रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन कह दो, या फिर इसी को परपेंडिकुलर लाइन कह दो, ठीक है, उस पर निकालना है। तो ये तो हमने हेडिंग डाली है। इसके बाद में क्या करेंगे, अब ये एक्स हमारे पास डाइपोल है, डाइपोल का नाम भी दे दिया आपने ए बी। इस डाइपोल के परपेंडिकुलर लाइन, डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन, उसके अक्ष के लंबवत हमारे पास ये रेखा बनी है। ये चाहे नीचे की तरफ आप बना दे चाहे ऊपर की तरफ। हमने क्या किया, एक पॉइंट पी ले लिया, यहाँ पर एक पॉइंट पी ले लिया, उसका मिडिल पॉइंट से डिस्टेंस कितना लेंगे, आर दूरी पर हमने एक पॉइंट पी ले लिया, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। लैंग्वेज क्या लिखेंगे, ए बी कोई डाइपोल है, वैद्युत ध्रुव है, ऐसे मीडियम में रखा है जिसका परावैद्युतांक है। इसके मध्य बिंदु से इसकी निरक्षीय रेखा पर या इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट पी है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इतनी लैंग्वेज केवल लिखी जाएगी। फिर कहेंगे यहाँ पर धनावेश के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पर हमेशा पॉजिटिव से अवे होती है, दूर होती है, उससे दूर दिखाई जाती है। तो इस आवेश के कारण इस पॉइंट पर जो तीव्रता की दिशा दिखाई जाएगी वो इस तरह से दिखाई, इसकी डायरेक्शन ये तुम्हारे पास E1 हो। ओके, इसी तरह से नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, मतलब माइनस आवेश की ओर होती है, की ओर। तो की ओर दिखाना है, इसमें हमको ये लाइन खींचनी पड़ेगी, ये खींच दिया। अब इसमें से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या दिखाएंगे, टुवर्ड्स दिखाएंगे, अंदर की तरफ, अर्थात माइनस क्यू की तरफ। ये कौन है, E2 है। ओके, यहां से एक लाइन हम इससे खींच देते हैं, डाइपोल के पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं। अब अगर हम इसको एंगल थीटा मान देते हैं, ये तो ये एंगल भी हमारे पास क्या होगा, थीटा एंगल होगा। अगर ये एंगल भी हमारे पास थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब हम E1 और E2 के कंपोनेंट्स तोड़ लेते हैं। E1 का कंपोनेंट्स गौर से देखना, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा। E1 जिस लाइन के साथ एंगल बनाता है उस लाइन पर इसका कंपोनेंट्स क्या टूटता है, कॉस के फॉर्म में। जिस लाइन के साथ, देखो इस लाइन के साथ, इस लाइन के साथ E1 ने थीटा एंगल बनाया है, तो इस लाइन में E1 का जो कंपोनेंट्स होगा E1 cos थीटा होगा। ओके, और इसके लंबवत ऊपर की तरफ, चूंकि ये ऊपर की तरफ है ना, तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा। जिस लाइन के साथ एंगल बने उसका कंपोनेंट्स cos के फॉर्म में और उसके परपेंडिकुलर sin के फॉर्म में टूटता है। अब चलिए E2 के कंपोनेंट्स बनाइए। E2 किस लाइन के साथ बनाता है एंगल, इस लाइन के साथ थीटा एंगल बनाता है,
तो जिस लाइन के साथ बनाता है वहां पर कंपोनेंट्स क्या टूटेगा, E2 cos थीटा। क्योंकि नीचे की तरफ है तो इसके परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों, E2 sin थीटा। ये कंप्लीट आपका फिगर मेंटेन हो गया है ना। अब हम देखते हैं कि ये लेंथ जो है हमारे पास, जब E1 E2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये लेंथ हमको जरूरत पड़ेगी डिस्टेंस प्लस चार्ज से P तक की दूरी और ये माइनस चार्ज से P तक की दूरी। तो जरा गौर से देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये लेंथ L है और ये क्या है, कर्ण है, और ये लेंथ कितनी है तुम्हारे पास, R है। तो ये कितना हो जाएगा, √r² प्लस L²। इसी तरह ये वाली साइड भी हमारे पास R² प्लस कितनी हो जाएगी, L²। ओके, चलिए अब मैं E1 और E2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ पर लैंग्वेज क्या लिखूंगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, तीव्रता कितना हो जाएगा, E1 = 1/4πε0 × K, और क्या होता है Q/r²। मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपके पास, r² प्लस L² का होल स्क्वायर, अंडर रूट लगा, तो बन गया 1/4πε0 × K, और कितना बन गया Q/r² प्लस L²। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन द सेम वे, इसी प्रकार मैं क्या निकलूंगा, -Q आवेश का, लिख लेना लैंग्वेज आप लोग, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी हो जाएगी बच्चों, ऊपर देखिए इसको, ऊपर हो जाएगा आपके पास E2 = 1/4πε0 × Q। ओके, अब Q अपॉन में कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है, वही जो पहले थी, r² प्लस L² का होल स्क्वायर होगी, लेकिन अंडर रूट हट जाएगा। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 2। पूरी बात क्लियर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2 को जरा झांकिए आप लोग, देखिए गौर से, दोनों सेम ही है ना, बिल्कुल सेम, दोनों का सेम है। तो यहाँ पर क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो रहा है, E1 = E2 हो रहा है, यस, वेरी गुड, E1 E2 इक्वल हो गया। अब चलते हैं पॉइंट P पर, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, कट जाते हैं, घट जाते हैं, अगर एक डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाते हैं। तो पॉइंट P पर जरा गौर देखो, पॉइंट P पर E1 sin थीटा ऊपर को है और E2 sin थीटा नीचे को है। E1 E2 की वैल्यू बराबर है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या देंगे, मार देंगे। अर्थात पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे तो ये और ये दोनों एक दूसरे को मार देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्योंकि अपोजिट और इक्वल अपोजिट होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। फिर क्या बचा, पॉइंट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में ये तो दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों एक डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हम पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। पॉइंट P पर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, EP नेट कह दें या इसी को सिर्फ E कह दें। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएंगे, तो E1 प्लस क्या हो गया, E2 हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 1 और 2 से वैल्यू पुट कर देते हैं। जब वैल्यू पुट कर देंगे, इधर हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है उसकी, वैल्यू पुट कर दीजिए तो हमारे पास क्या आ गया, E E1 की वैल्यू है 1/4πε0 × K, Q/r² प्लस L²। E2 की वैल्यू भी यही है 1/4πε0 K, Q/r² प्लस L², सेम है। तो दोनों ऐड हो गए, 1/4πε0 × K और 2Q/r² प्लस L²। ओके बच्चों, चलते रहिए, देखते रहिए फटाफट। इसको मैं क्या ले सकता हूं, ओह सॉरी, इसमें cos थीटा छूट गया, cos थीटा यहाँ पे कॉमन हो जाना चाहिए था। दोनों में से जब E1 और E2 की वैल्यू रखूंगा तो E1 और E2 में cos थीटा कॉमन मिल गया, cos थीटा कॉमन मिल गया था। ये आप लोग देखिएगा, क्या था आपके पास, E1 में था E1 cos थीटा और प्लस का E2 cos थीटा था, ये तो मुझे कॉमन लेना चाहिए था cos थीटा, और क्या बचता है E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 की वैल्यू रख दिया, cos थीटा ये है, तो cos थीटा की वैल्यू फिगर से रख दी। फिगर से देखो जल्दी, cos थीटा क्या रख देंगे, फिगर से हम लोग cos थीटा की वैल्यू रख देंगे, यहाँ लिख दीजिएगा चित्र से, फिगर से, फ्रॉम फिगर, फिगर से क्या है cos थीटा इक्वल टू क्या रख सकते हैं, बोलिए
बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो बेस अपॉन कितना हो जाएगा बोलो, आधार बटे कर्ण, आधार हो रहा है एल और कर्ण कितना हो रहा है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये वैल्यू पुट करिए किसकी जगह में, cos थीटा की जगह, cos थीटा की जगह में आ गया एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये कितना बना बताइए, नीचे हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब जोड़ लीजिए 1/2 प्लस 1 इसकी घात, जुड़ गए तो कितना हो गया 3/2। ओके, तो कितना बन जाएगा मेरे पास बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये ऊपर देखो 2l³ अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर 3/2। इसको मैं क्या कह सकता हूँ 2p 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 2p नहीं केवल p, तो p अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये किसके बराबर आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है बिंदु p पर। ओके, ये फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं। अब बच्चों अगर डाइपोल हमारा बहुत छोटा है, पहले की तरह डाइपोल बहुत छोटा है, तो एल क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो यहाँ तो अब छोटे द्विध्रुव के लिए क्या हो जाएगा, एल इज लेस देन आर। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, एल स्क्वायर को छोड़ देंगे। तो मेरे पास आ जाएगा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ आ गया p बटे में r की पावर आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में के और p बटे r³ बचा। ठीक है ना, r³ बचा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो e k की वैल्यू है फॉर वैक्यूम वायु निर्वात के लिए k स्क्वायर टू कितना होता है 1 होता है। तो इसको हम पुट कर देंगे, तो e का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और k हो गया 1, p अपॉन क्या आ गया r। देखो ये तुम्हारे पास क्या है, निरक्षी रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। जब अच्छी रेखा में निकालते हैं तो 2p अपॉन r³ आता है, और जब निरक्षी रेखा पर इक्वेटोरियल लाइन पे निकालते हैं तो p अपॉन r³ आता है। ठीक है, इसी तरह मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।